नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिएगा आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या होते हैं हम समझें। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र। साथ में हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में बातचीत करेंगे और वो भी समझेंगे। मूलानुपाती सूत्र और एम्पिरिकल सूत्र क्या होते हैं थोड़ा समझेंगे। यहां पर फॉर्मूला का मतलब क्या है वो समझाते हैं। फॉर्मूला या सूत्र किसी भी कंपाउंड का एक फॉर्मूला होता है, किसी भी मॉलिक्यूल का एक फॉर्मूला होता है। ये क्या चीज है, सिंपल सी बात करें, सिंबल। सिंबल यहां पर इस बात को प्रतीकों का समूह, सिंबल का समूह, अ ग्रुप ऑफ सिंबल। यहां पर जो कह रहा है प्रतीकों का समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है, जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है, दैट रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फॉर्मूला, ग्रुप ऑफ सिंबल। यहां पर इस बात पे ध्यान देंगे कि ये सिंबल का एक ग्रुप है, प्रतीकों का एक ग्रुप है जो किसी एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में उपस्थित जो जो परमाणु हैं, जो जो एटम्स है उनको दर्शाई जाती है। जैसे मैं कहता हूं कि H2O, तो H2O जो है यहां पर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को दर्शाता है। यानी हाइड्रोजन जो है वो दो ठो है प्लस एक ऑक्सीजन है, ये तीनों मिलकर के H2O बनाता है। अगर हम इसके तहत जाएं तो ये अगर ऑक्सीजन को दिखा रहा है, एक ऑक्सीजन एटम है, तो ऑक्सीजन एटम के साथ दो हाइड्रोजन एटम इस तरह से जुड़ा होगा। अब ये कैसे जुड़ा है, कहां पे जुड़ा है, कौन से बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, ये तो कोर्स में आप जब 11th की कोर्स पढ़ोगे तो पूरी बातें एक एक करके छन छन के क्लियर होती जाएगी। आज देखेंगे कि हमने फॉर्मूला किसको कहते हैं, एक छोटा सा डेफिनेशन से उनको क्लियर किया। तो पानी, वाटर का फॉर्मूला है H2O, नमक, सॉल्ट का फॉर्मूला है NaCl। ऐसे सबका फॉर्मूला, अलग अलग पदार्थों का फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, सुक्रोज, इनके फॉर्मूले यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, सबके सब बड़े ध्यान से सुनेंगे, नो चैटिंग, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक एक बातें क्लियर होगी। स्टूडेंट्स ज्यादा चैटिंग करते हैं तो कभी कभी हम उनकी चैटिंग्स को हम ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। पूरी चैटिंग को ब्लॉक नहीं करते, हम चैटिंग को बंद कर दे रहते हैं ताकि बच्चा पढ़ाई समझे और सीखे। स्पीड होगा तो बताइएगा, स्लो होगा तो बताइएगा। स्पीड होता है तो उसको रोकने का एक तरीका होता है कि पॉज कर दो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। स्लो होता है तो फास्ट करने का कोई तरीका नहीं होता ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चले हम आपके दिमाग में पहुंचने लायक स्तर पे समझाते जाएंगे। तो क्या हुआ कि ये उन कंपाउंड का फॉर्मूला है। आपके दिमाग में ये चलता है कि सर हम इतने सारे कंपाउंड है, क्या सबके फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे? मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर के कि आपको किसी का फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ना रटना पड़ेगा। आपको उस फॉर्मूले के बारे में जानकारी दूंगा, कैसे फॉर्मूले, आप इसका ट्रिक क्या है, तो वो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो क्या बोला मैंने, फॉर्मूले का ट्रिक क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये हुआ, क्या होता है, सिंबल का ग्रुप होता है जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित होता है। अब सवाल होता है कि भाई टाइप्स ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्मूला, कंपाउंड्स के फॉर्मूला को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और वो कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। तो चलो फॉर्मूला के प्रकारों के बारे में थोड़ी जानकारी लें। फर्स्ट फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं बैक करके। जो फॉर्मूला होगा वो होता है, एक फॉर्मूला कहलाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। जिसको हिंदी में कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। ये क्या होता है देखेंगे ना थोड़ी देर में, मूलानुपाती सूत्र।
इसी तरह से दूसरा कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अणु सूत्र या आणविक सूत्र। ये कहलाता है। फिर देखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे इसको? संरचना सूत्र। तो फॉर्मूला हम लोग मूल रूप से 3 प्रकार का देखेंगे। कौन कौन सा फॉर्मूला देखेंगे बेटा? एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। 3 प्रकार के फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये होते क्या है इसके बारे में हम जानकारी चलो लेते हैं। चलो देखो, मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला किसे कहेंगे? सिंपल, कुछ बात याद रखना, सिंपलेस्ट रेशियो ये शब्द होता है, सरलतम पूर्णांक अनुपात। किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम। कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी यौगिक होगा, उसका एक फॉर्मूला होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। चलो बेंजीन की बात करता हूं। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, मतलब उसके एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो यहां पर इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या हुआ? 6:6 हुआ। सिंपलेस्ट रेशियो में जाएंगे तो ये कट जाएगा, 6 जा, तो क्या हुआ? 1:1। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हुआ? 1:1। तो 1:1 में क्या हुआ? CH। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, लेकिन उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH, सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, द केमिकल फॉर्मूला of a compound which represents the simplest integer ratio of the atoms of the various elements present in it is called empirical formula. Simplest ratio formula, the simplest formula. ठीक है, सरलतम अनुपात वाला सूत्र, किसी यौगिक का सरलतम अनुपात वाला सूत्र क्या कहलाएगा? मूलानुपाती सूत्र कहलाएगा। देखो यहां पर एग्जांपल दिखाया गया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये फॉर्मूला है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा HO11। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो इनका सरलतम अनुपात क्या होगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 1 2 1, तो हो गया CH2O। बात आपको समझ में आ गया होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। मूलानुपाती सूत्र यानी जो किसी कंपाउंड के फॉर्मूले को सिंपलेस्ट रेशियो में दर्शाता है, सरलतम अनुपात में दर्शाता है, सिंपलेस्ट रेशियो में दर्शाता है, सरलतम अनुपात में दर्शाता है। यही होता है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। आप सब बाद में नोट करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि 2 बार पढ़ने का मौका बिल्कुल होना चाहिए। 2 बार जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक बहुत अच्छे से किसी चीज को समझने का मौका नहीं मिलता है। और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन क्लास यही मौके देती है आपको। अब मेरे क्लास में आते तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर चला जाता, यहाँ से फिर आप इसको नोट करते या फिर मैं आपको बोल के लिखवाता। तब तक आपको जो 1 घंटे की क्लास है वो 2 घंटे की क्लास में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर समझाऊंगा, फिर आपको एक पेपर दे दूंगा नोट्स के लिए, तो उस पेपर को पकड़ करके आप घर में बात जाके लिखेंगे, लेकिन जो दिमाग है वो उतना बेहतर काम नहीं करता है जितना कि हम जब किसी क्लास को दोबारा इमेजिन करते हैं या सोचते हैं या पढ़ते हैं। ओके, सो ये बहुत बड़े फायदे हमको इसमें मिलता है। सारे बच्चों को ये कहेंगे कि बिल्कुल बेटा अपनी कॉपी बना रहे हो कि नहीं, जरूर बताओ मुझे, और मैसेज करो कि आप मेरी मुझे कॉपी बना रहे हो कि नहीं, आप कॉपी बना रहे हो कि नहीं, यानी कि नोट्स बना रहे हो कि नहीं, ये सब जरूरी है। चलिए, जिसका कॉमन नहीं आएगा उसका क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? ओके,
जैसे H2O का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O पानी, और उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी यही होगा, क्योंकि यही सिंपलेस्ट रेशियो है, 2:1 है, 2:1 है। पानी का अगर मैं बोलूंगा H2SO4 का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, तो ये 2:1:4, इसको तो और नहीं काट सकते हो, तो यही होगा। ठीक है, और कुछ? चलिए, लेकिन जिसका सिंपलेस्ट रेशियो में जा सकता है उसी का होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अलग। कंपाउंड्स, कई कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला अलग होगा, किसी और बहुत सारे कंपाउंड का भी सेम होगा। चलो ठीक है, चलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां पर जो बातें हैं वो ये है कि यहां पर देखो वास्तविक संख्या, परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित की जाती है। यहां पर लिखा हुआ है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को लिखा जाता है। मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला जिसके एक मॉलिक्यूल में जितने परमाणु में जितनी संख्या में होती है उसे उसी रियल फॉर्म में लिखा जाता है, रियल रेशियो में लिखा जाता है, उसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे हम जानते हैं कि ग्लूकोज में उसका फॉर्मूला क्या होगा? ग्लूकोज का C6H12O6। मतलब एक ग्लूकोज की एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाता है, एक अणु बनाता है। कौन? ग्लूकोज। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हुआ। पानी में क्या हुआ? एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाता है। फास्फोरस में क्या हुआ? P4 होता है फास्फोरस, तो 4 फास्फोरस मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाता है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया। तो ये बिल्कुल क्या बता रहा है? रियल रेशियो, ठीक है, एक्चुअल रेशियो को दर्शाती है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को दर्शाती है। ऐसा फॉर्मूला जिसके एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स उपस्थित है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उनको दिखाने वाला जो फॉर्मूला होता है उसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2 है, ग्लूकोज का ये है, बेंजीन का ये है, और दिखाता हूं मैं आपको। आपने सिरका नाम सुने होंगे, विनेगर, सिरका कहते हैं इसको। इसका फॉर्मूला कुछ बच्चों को याद भी होगा, CH3COOH, ये फॉर्मूला है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? कितने कार्बन है? 1 + 1, 2 कार्बन है, C2। हाइड्रोजन कितना है? 3 + 1, 4, 4 हाइड्रोजन, H4। ऑक्सीजन है 2, O2। फिर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा कि इसका सिंपलेस्ट रेशियो बन सकता है क्या? देखो तो 2 से सबको डिवाइड किया जा सकता है, तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, तो क्या हुआ? C1H2O। इस तरह से। जी, मनोज पाल कह रहे हैं कि कॉपी भी बना ले है सर, मजा आ रहा है। बिल्कुल मजा आएगा बेटा, मजा लेना पड़ेगा, क्योंकि 11th वाले बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, 95% बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि 11th उनको पढ़ना भी चाहिए। 95% बच्चे। अगर रेशियो देखो तो कई गांव तो ऐसे हैं कि 11th की क्लास उन्होंने शुरू किया ही नहीं पढ़ाई। कई गांव में जाओगे तो, शहरों में भी जाओगे तो आपको मिलेगा कि तकरीबन 60-70% बच्चों ने 11th की पढ़ाई शुरू की ही नहीं है। अब सोचो, ये फायदे वाली बात नहीं, खुशी वाली की बात नहीं है, ये दुख वाली बात है। लेकिन 12th वाले बच्चे पूरी हर जगह पे चालू कर दिए हैं।
कुछ गांव में तो अभी भी 12th वाले बच्चों ने भी शुरुआत नहीं किए हैं, और बाद में जब एग्जाम आता है तो हाय हवा करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। 11th वाले बच्चे जो शुरुआत से समझ जाते हैं कि 11th की पढ़ाई को गहराई से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, सीख के पढ़ना है, तो फिर वो बच्चा बहुत ग्रो करता है। तो मैं जो बोल रहा हूं इस पे ध्यान दो कि ये सारी चीजें आपकी जरूरत की चीज, तो लगता है आपको थ्योरी है पर काम की चीज है। जैसे कल हम लोगों ने देखा था, कौन सी चीज देखे थे आपको याद है? कल हम लिमिटिंग रीजेंट देखे थे। लिमिटिंग रिएजेंट जो देखे, आपको क्या लगा उस जगह पे? आपको ऐसा लगा कि लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब सॉरी, लिमिटिंग रिएजेंट के पहले जो पढ़ाया था मैंने वो चीजें की जरूरत नहीं, लेकिन जब पहले वाली चीज जब समझ में आ गई तो तभी, इसी कारण से कल की जो लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्लास है वो आपको समझ में आया। तो क्या होता है, पुरानी जो पढ़ाई है उससे डिपेंड करता है, जो ये पढ़ रहे हो इससे डिपेंड करेगा आगे की सोच। यानी आपके दिमाग में जब मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला या मूलानुपाती सूत्र बोलूंगा तो क्लिक करेगा सरलतम अनुपात, सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्मूला। दूसरी बातें आपको क्या करेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक्चुअल रेशियो फॉर्मूला, रियल रेशियो फॉर्मूला, या वास्तविक अनुपात वाला सूत्र को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये दिमाग में करेगा। अब चलते हैं एक और फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। चलिए, यहां पर है संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसको बोले? संरचनात्मक सूत्र, संरचना सूत्र। किसी मॉलिक्यूल में जो उसके एटम होते हैं ना, परमाणु होते हैं, वो एक निश्चित ऑर्डर में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो उसकी जो अरेंजमेंट होता है, परमाणुओं का जो अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होती है, परमाणुओं की जो व्यवस्था होती है, परमाणुओं का, एटम का जो अरेंजमेंट होता है, उसको दर्शाने वाला जो फॉर्मूला होता है, उसको शो करने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को कहा जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोला मैंने कहा कि किसको दिखाने वाला फॉर्मूला? किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में उसके एटम्स एक निश्चित ऑर्डर में अरेंज रहते हैं, उस अरेंजमेंट को शो करने वाला जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को कहा जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलो यहां पर क्या लिखा है, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र, यौगिक मतलब कंपाउंड का वह रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला, जो किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की व्यवस्था को परमाणुओं की व्यवस्था को दर्शाता है। द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स, परमाणुओं की व्यवस्था को दर्शाता है। जैसे हमारे पास है, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, H2O2, ये क्या चीज है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में दो ऑक्सीजन है और दोनों ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और इनसे हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन से, हर एक हाइड्रोजन से एक एक हाइड्रोजन भी इसी तरह से जुड़ा होता है। अब सवाल आया कि सर हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए बेटा अभी चैप्टर 1 चल रहा है, 2 पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे, 4 पढ़ोगे, 4 पढ़ने तक आपको क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए तो हर चीज सलीके से पढ़ाई जाती है, सलीके से पढ़ा जाता है, सलीके से प्रैक्टिस की जाती है, सक्सेस आपके हाथ में होगा। अब यहां तक पहुंचना अभी आपकी बस की बात अभी शुरुआत में नहीं है। शुरुआत कर सकते हैं, छोटी मोटी बातें आपको बता सकते हैं, छोटी मोटी क्लास आपको दे करके सिखा भी सकते हैं, पर वो लेवल तय करना थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपको सीखना ही है तो हमारे पास एक वीडियो है, हम या तो ऐप में डाल देंगे या फिर आपको मैसेज कर देंगे, तो वहां पर आप देख लीजिएगा। मैसेज में आपको कैसे करके हम इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं ये मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से मैंने एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बता दूं, ये CH3
COOH का क्या होगा? यहां पे सिखा नहीं रहा हूं ना कि कैसे स्ट्रक्चर बना, वहां ने मैंने बोला 1 से लेकर के 4 तक के चैप्टर जाते जाते समझ में आती है। एक क्लास में भी मैं सिखा सकता हूं, लेकिन बोलते हो ना अधजल गगरी छलकत जाए, और अगर ऊपर से उसको पूछ दिया जाए या उसको जब जरूरत पड़ जाए तो उसका उपयोग ना कर पाए, क्योंकि आधा भरा हुआ गगरी है, छलकत जाएगी, घर में पहुंचते ही जब पानी की जरूरत पड़ी पानी होगी नहीं। कहानी वही होता है, इसीलिए हम ज्यादा कोशिश ऐसा करते हैं कि जब किसी को सिखाएं तो ठीक से सिखाएं। तो चलिए, C पर 3H जुड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका, ये अरेंजमेंट C के साथ डबल बॉन्ड O, और ये सीखने के लिए मैंने वीडियो डाले हैं, अगर आप YouTube में भी जाओ तो आपको मिल जाएगा, प्री बेसिक केमिस्ट्री में मिलेगा। प्री बेसिक केमिस्ट्री का मेरे पास क्या है, प्लेलिस्ट है, उसमें मिलेगा कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। वहां से भी आप निकाल के इसको देख सकते हो, ठीक है? ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। या फिर एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा अपने ऐप में, जिसमें प्री बेसिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट जो वीडियोस है वो डाल दूंगा, तो वहां पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें रहती है बेटा, बोलना मुंह से बोलना तो आसान होता है, लेकिन इतने अरेंजमेंट में भी हमको भी तकलीफ होता है। वीडियो तो दे दिए, फिर उसको अरेंजमेंट में भी तकलीफ हो जाती है। तो चलिए, ये सब करना है। सो आगे आप सीखोगे, ये कह सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? संरचना सूत्र, संरचनात्मक सूत्र या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या होते हैं आपको क्लियर हो गया। तो 3 प्रकार के फॉर्मूला हमने देख लिया। अब कुछ स्पेशल बातें, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में संबंध, एम्पिरिकल फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस दिन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है उनको थोड़ा समझ लें। ये अणुसूत्र होता है मूलानुपाती सूत्र को n से मल्टीप्लाई करके, या n जो है किसी भी कंपाउंड के लिए एक फिक्स वैल्यू होती है, एक इंटीजर वैल्यू होती है, पूर्णांक वैल्यू होती है, ठीक है, जिसका मान होता है 1 2 3 4। यहां पर भी लिखा हुआ है एक सिंपल ये इंटीजर नंबर होता है 1 2 3 4, कौन? n, ठीक है। n जो है एक इंटीजर वैल्यू होती है, ये 1 2 3 4 होता है, और ये उस कंपाउंड का एक निश्चित वैल्यू होता है। जैसे मैं अगर बोलूंगा, यहां पर ध्यान दें, बेंजीन, बेंजीन के लिए n की वैल्यू जो है वो 6 होता है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होगा आप जानते हो क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला? CH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? वो होता है C6H6। अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो यहां पर देखो, अगर मैं बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है पता लगाना चाहूं तो क्या करूंगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला CH इंटू n की वैल्यू कितनी है? 6। तो क्या मिलेगा आपको? C6H6, C1H1, यानी 6 से मल्टीप्लाई। यही बात कह रहा है और कुछ नहीं। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो सूत्र है वो ये होगा। तो n क्या है आपको क्लियर है। दूसरी बात है n क्या है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये भी आपको समझा दूं। n कैसे कैलकुलेट की जाती है कभी जरूरत पड़े तो, ये होता है अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास बाय मूलानुपाती सूत्र भार। अब ये यार मॉलिक्यूलर मास क्या होता है अभी तो जानते हो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। जैसे H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 1 इंटू 2 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 16 याद है ना आपको? तो कितना होगा? 18। इसका मॉलिक्यूलर मास 18 हो गया। इसी तरह से आपको मैं बोलूंगा C6H6 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास मोलार मास भी कहते हैं। मोलार मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं फिर अभी बताया। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 इंटू 6
प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इंटू 6, तो कितना हुआ मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन इसका बोलो 12 छक्के 72 और प्लस 6 78 78 हो गया। और इसी बेंजीन का C6H6 का एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा, तो भैया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH होता है, इसलिए 12 धन 1 13 होगा। तो इस तरह से मैं अगर n कैलकुलेट करना चाहूं तो कर सकता हूं। मॉलिक्यूलर मास 78 बाई 13 तो कितना हुआ 6 ही तो आया। तो अगर यहां पर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप एक काम करना, जितनी बातें मैंने अभी बताया उसको एक बार रिवाइजली एक बार देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाता है। यही मैं तो बोला ना बेटा, ऑनलाइन क्लास का एक बड़ा फायदा यही होता है। ठीक है, जिस चीज पे आपको थोड़ी तकलीफ हो जाए उस जगह को आप रिवाइज कर लो, एकदम क्लियर समझ में आती फिर बातें। ठीक है, क्योंकि वही बातें 2 बार 3 बार करूंगा तो आपके लिए, कुछ बच्चों के लिए तो समझ में आ गया, कुछ बच्चों के लिए फंस जाता है, तो जिन बच्चों के लिए फंसता है वो दोबारा कर सकते हो उस जगह को, तो समझ में आ गई। तो एक बात ये हुआ, दूसरी बात है एन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अणुभार बटा मोलानुपाती सूत्र भार, यानी कि मॉलिक्यूलर मास जिसको क्या कहते हैं मोलार मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये हो गया। एक फॉर्मूला और दे देता हूं, वो है, ये इससे रिलेट नहीं करता, थोड़ा अलग है पर जरूरत की एक चीज है। मोलार मास, मोलार मास में समझ गया ना, मॉलिक्यूलर मास अणुभार, अणुभार 2 गुणा वाष्प, हिंदी में बोलते हैं वाष्प घनत्व और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेपर डेंसिटी। हिंदी में भी लिख देता हूं, अणुभार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व। इन सारी चीजों का हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में, थोड़ा ध्यान रखना किसके लिए यूज करेंगे, न्यूमेरिकल बनाने में यूज करेंगे। सो अभी इन सभी चीजों का यूज होने वाला है, तो आप ध्यान से देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, फिर आगे चलते हैं कुछ और चीजें। ये ऐसे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आप एक बार कॉपी में नोट करो ताकि मैं आपको सिखा सकूं। थोड़े से नोट करो, नोट करना पड़ेगा, सीखने के लिए इसको नोट करना पड़ेगा। जल्दी से नोट करो इसको क्वेश्चन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में समझ में आएगा बहुत सारी बातें। चलिए क्वेश्चन देखें। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61%, ये क्वेश्चन नहीं बेटा, ये सॉल्यूशन है। इस तरह का जो परसेंट वाला क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है जो मैं आपको बता दूं, पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। ये सॉल्यूशन है, तो परसेंट दिया गया है, मूलानुपाती सूत्र पता लगाने के लिए बोला है, अणु सूत्र पता लगाने के लिए बोला है। ये क्वेश्चन काफी आसान होगा आपके लिए, बस आपको बताना है, मुझे एक बार बस समझाना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में हैं, उनको आप बनाने की कोशिश करेंगे। मैं एक होमवर्क भी दूंगा इसके बाद, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एक कार्बनिक यौगिक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 61% और हाइड्रोजन 11.88% है। पूछा गया है यदि यौगिक का वाष्प घनत्व इतना हो तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करिए। मैं बता दूं आपको, इस बात पे ध्यान देना, जितना परसेंट वाला पार्ट होता है उससे उस कंपाउंड का हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो दूसरे इंफॉर्मेशन है जैसे वाष्प घनत्व यानी वेपर डेंसिटी वाली जो बात होती है वो किसको कैलकुलेट करने में काम आता है, अणु सूत्र कैलकुलेट करने में काम आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने में काम आता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या कहना है मुझे। ये क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्व करने के लिए ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा, ये टेबल आपको नोट करना पड़ता है। इस टेबल में क्या क्या चीजें हैं आप देखिएगा। ये है एलिमेंट यानी तत्व, जो जो एलिमेंट्स इसमें दिया होगा एलिमेंट्स, फिर ये परसेंटेज, फिर ये एटॉमिक मास,
यहां पर लिखा हुआ है परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, इसको कहा जाता है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। क्या कहा जाता है? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। फिर लिखा गया परमाणु में अनुपात, परमाणुओं में अनुपात, रेशियो ऑफ एटम्स, ये भी कह सकते हो और या भी कह सकते हो सिंपलेस्ट मोलार रेशियो। क्या कह सकते हो? सिंपलेस्ट मोलार रेशियो, इसको कहते हैं सिंपलेस्ट मोलार रेशियो। और लास्ट लिखा है सरल पूर्णांक अनुपात। सरल पूर्णांक अनुपात को क्या कह सकते हो? सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये चीज है, ठीक है। क्या कह सकते हो? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब मुझे ये बताओ कि क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? पहली बात है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली बात है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाना और काम करना है। जब भी मूलानुपाती सूत्र कैलकुलेट करना हो तो इसका उपयोग करना पड़ेगा, इस टेबल का उपयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, कार्बनिक यौगिक में यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन दिया गया है। कितना कार्बन दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है। चेक करो, कार्बन कितना दिया है? 61%, तो यहां परसेंट का साइन नहीं लगाना है। दूसरा हाइड्रोजन कितना दिया है? 11.88%। ध्यान से एक बात बताओ मुझे कि क्या दोनों को मिलाकर के, परसेंट मतलब क्या होता है? 100 में, तो 100 ग्राम में 61 ये है और ये है 11.88, तो इसका मतलब है कि इसको टोटल करके देखो तो कितना हुआ? 11.88। कितना हुआ? 8827, 72.88 हो रहा है, यानी कि 100 नहीं हो रहा है। जब भी इसको टोटल करोगे और 100 नहीं होगा, तब एक काम करना पड़ेगा कि इसमें ऑक्सीजन नहीं दिया है ना, तो हम ये सोचेंगे कि 100 नहीं हुआ ना, ये 100 हो जाता तो कोई कुछ नहीं करना, और 100 नहीं है ये टोटल करने के बाद, तो इसमें मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन कितना होगा? तो ऑक्सीजन होगा 100 माइनस 72.88, जो वैल्यू टोटल करने पर आती है उसे घटा देना है, माइनस कर देना है। तो कितना हुआ? 217, कितना बचेगा? 10 में 8 गया, 27.12%, ये हो गया। ये क्वेश्चन से हमें इतनी बातें पता चल गया। अब क्या आपके दिमाग से क्या लाना है? अब आपको परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास, कार्बन का कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। इन दोनों का यूज करेंगे यहां पे। अब क्या यूज करेंगे? ये परसेंट बाय एटॉमिक मास, तो यहां पर हो जाएगा 61/12, यहां पे क्या होगा? 11.88/1, और यहां पे होगा 27.12/16। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 61/12 कितना होगा? जल्दी बोलो, कितना होगा? 5.08, यानी कि 5। ये कितना होगा? 5.08, तुम्हारी मर्जी, लिखना चाहो तो लिख लो। ये कितना होगा? 11.88, और ये कितना हुआ? 27.12।
1.69, 1.695, तो ये 1.7 भी लिख सकते हो, ये हो गया। अब इसके बाद अगले स्टेप में जाओगे, देखो कौन कौन सा एलिमेंट है, क्या परसेंटेज दिया गया है, क्या एटॉमिक मास है, यहां तक क्लियर है। अब इन दोनों को क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, ये भी लिख सकते हो। अब क्या करना है, जो भी वैल्यू मिलेगी उसे आप यहां पर नोट कर लो। कितना हुआ, 5.08 यानी 5 लिख सकते हो, 11.88 और यहां पर क्या है 1.69, ये मिला। अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बताओ, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उनसे सबको डिवाइड करोगे, तो इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0.69, 0.69, 0.69 और ये है 1.69, 1.69। तो ये तो हो गया 1, ये तो पता चल गया। बाकी सबको देख लो अब क्या क्या बचा है, कितने बार जाएगा, चलो कैलकुलेट करो बेटा जल्दी से। बोलो जल्दी से। तो ये आया कितने टाइम, बोलो जल्दी, कोई नहीं बोल रहे हो, 3। नेक्स्ट कितने बार आएगा, बोलो जल्दी से। बोलो कितना है, 7। कितना आया, 7। तो ये हो गया, इसका मतलब ये है कि 371 ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 371। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस तरह से नीचे लिखना ना, इस तरह से हमको क्या मिल गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया, यानी मूलानुपाती सूत्र। एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया। क्या मिला एम्पिरिकल फॉर्मूला, देखो 3 आया, मतलब C जो है वो 3 टाइम्स है, H है 7 टाइम है और O है 1 टाइम, तो C3H7O, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, ये इसका आंसर मिल गया है। चलिए मिल गया, ऐसे इसको सॉल्व करना होता है। अब दूसरी बात है, अब इसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा ताकि कुछ एक पॉइंट और समझा सकूं मैं आपको। चलो हमको यहां से क्या मिल गया, अब इस टेबल से बाहर काम करेंगे ना, टेबल को तो मैं हटा नहीं सकता, तो टेबल से बाहर काम करेंगे, या इधर जगह हो तो, नहीं है जगह, नहीं है स्पेस नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, चलिए आपको क्या मिला, आपको क्या क्या मिला देखो तो, आपको यहां पर मिला एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला मिला, C3H7O मिला, ठीक है। और आपको क्या पूछा गया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कैसे करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एन कैलकुलेट करना है। तो एन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो फॉर्मूला क्या है, एन कैलकुलेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी आपको बताओ, मोलार मास यानी कि अणुसूत्र भार या अणुभार भी कह सकते हो, आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हो, अणुभार डिवाइडेड बाय
एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को हिंदी में क्या कहते हो? मूलानुपाती सूत्र भार। ठीक है, ये तो ये करने के लिए हमको अणुभार की जरूरत पड़ेगी और इसकी बात जरूरत पड़ेगी, मूलानुपाती सूत्र भार। तो मूलानुपाती सूत्र भार कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूले से। तो चलो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल टू, कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12, 12 इंटू 3, प्लस हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 इंटू 7 और प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। तो कितना हो गया? 36 प्लस 7 प्लस 16। तो 6 तिया 12, यानी 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 1 19 का 9 और ये 5, 59। यहां पर ये मिल रहा है हमको 59। और हमको अणुभार कैसे निकालना है ये भी देख लो आप। मॉलिक्यूलर मास, एक और फॉर्मूला देखे थे, आपको याद आ रहा होगा कि अणुभार निकालने के लिए मोलार मास, अणुभार इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर प्रेशर। अब आप देखो वेपर प्रेशर कितना दिया, उसी क्वेश्चन में वेपर प्रेशर दिया होगा। वाष्प घनत्व तो कितना दिया? 59 दिया है, देख लो। तो ये वाला 59 अलग है ना, इससे मिला है, इस फॉर्मूले से मिला है, ये यहां से मिला है। लेकिन यहां पर जो 59 लाऊंगा वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेपर प्रेशर, वाष्प घनत्व, तो होगा 2 इंटू 59, ये मिल गया हमें। चलिए अब क्या करना है? n इज इक्वल टू इस फॉर्मूले को मैं वैल्यू रख दो। मोलार मास कितना मिला हमको? 2 इंटू 59 बाई ये मूलानुपाती सूत्र भार 59। तो कितना मिला हमको? n की वैल्यू कितनी मिल गई हमको बताओ? n की वैल्यू हमको मिल गई 2। और इस तरह से हमें मिल गया अणु सूत्र। जहां से आपको प्रॉब्लम होगा उसको दोबारा करिएगा बेटा। तो अणु सूत्र, मूलानुपाती सूत्र कितना है? C3H7O, आपने क्वेश्चन में मिला है, ये मिला है, इंटू n। n की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो क्या हुआ? C3H7O इंटू 2, यानी कि C6H14O2, यही है आंसर। अब इसको नोट कर लो और बनाते जाओ, अच्छे से बनते जाएगा। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। लेकिन जो भी नोट करना है आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसकी क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब मैं नया क्वेश्चन दूंगा, तब आप बना पाओगे। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं यहीं पे। नमस्कार, फिर मिलेंगे कल तक के लिए। थैंक यू।